नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातें नई पुरानी में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं भारत के इतिहास का एक और पन्ना, एक वो घटना जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें जो बताया गया है या जो हमारे मुख्य मेन स्ट्रीम इतिहास के पुस्तकों में लिखा गया है वो शायद सच है या सच नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि वो अर्ध सत्य है, यानी कि आधा सच है। क्योंकि जी हम बात कर रहे हैं तैमूर लंगड़े यानी तैमूर लंग या तैमूर लेम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसी के आक्रमण के बारे में जो हम इतिहास में पढ़ते हैं वो हमें ये बताया गया है कि तैमूर ने 1398 में यानी 1398 में इंडिया पे अटैक किया और उसने दिल्ली को लूटा। 1398 यानी 1398 में जब तैमूर का आगमन हुआ दिल्ली पे या आक्रमण हुआ, उस समय दिल्ली पे तुगलक वंश का शासन था। और जो नसीरुद्दीन तुगलक जो राजा था दिल्ली का, वो एक तरह से बहुत कमज़ोर शासक था और नाम मात्र की उसकी सेना थी। वो जो है इस समरकंद के क्रूर लड़ाके तैमूर के सामने उसकी सेना बिल्कुल भी टिक नहीं पाई और उसने आसानी से दिल्ली फतेह कर लिया। दिल्ली फतेह करने के बाद जो है उसने यहाँ भीषण रक्तपात और जो है नरसंहार मचाया, जिसमें से उसमें उसने किसी को भी बख्शा नहीं। और ख़ास करके बाद में दिल्ली पे कब्जा करने के बाद उसने जो हिंदू थे यानी जो गैर मुसलमान थे उनको अलग करके 1 लाख से ऊपर हिंदुओं को एक तरह से कत्ल करवाया और कहते हैं कि सिरों का मीनार बनवा दिया, जिसमें औरतों और बच्चों में भारी जुल्म किए गए। तो इस ढंग से जो है दिल्ली अब पूरी तरह से उसके कब्जे में आ चुकी थी। और यहाँ पे इतिहासकार ये लिखते हैं कि दिल्ली को लूटने के बाद जो है तैमूर लंग यहाँ से चला गया, यहाँ अपने एक शासक को बिठा के। अब वो क्यों चला गया, एक तरफ ये साफ साफ लिखा हुआ है इतिहास के पुस्तकों में, जैसे कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं विंसेंट ए स्मिथ, जिनकी एक हिस्ट्री बुक है द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसे यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तैमूर का एकमात्र लक्ष्य था कि पूरे भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करना। जैसे कि इस्लामिक शासकों ने उधर मेसोपोटामिया, इजिप्ट और पूरे अरब को इस्लाम में कन्वर्ट किया था कब्जा करके, वो उसी ध्येय से इंडिया में आया था कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उसे या तो कत्ल कर दो या फिर जो है इस्लाम में कन्वर्ट करके पूरे इंडिया को एक इस्लामिक रूल बनाना, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। फिर अचानक वो 1-2 साल के अंदर ही क्यों चला गया यहाँ से, इसके बारे में बहुत सी इतिहास की बातें लिखी हुई हैं। बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने जो है इसके आगे की कहानी लिखी है, जो कि बड़े आश्चर्यजनक ढंग से जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बुक्स हैं या जो सिलेबस है स्कूल लेवल की उसमें से गायब है, वो नहीं मिलती। यदि आप जो है जाट समुदाय या जो जाट और गुर्जर जो इतिहासकार हैं उनमें ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें रामप्यारी गुर्जर और वीर जोगराज सिंह गुर्जर, हरवीर सिंह गुलिया, इन जैसे असंख्य योद्धाओं के नाम और शौरव गाथा और गौरव गाथा इनकी सामने आएगी, जिन्होंने जो है तैमूर को यहाँ से युद्ध में परास्त करके उसकी पूरी सेना को लगभग काट डाला था और तैमूर को जान बचा के यहाँ से भागना पड़ा था। ये सारे इतिहास की बातें लिखी हुई गलत नहीं हो सकती। तो आइए हम जानते हैं कि आगे तैमूर ने दिल्ली को लूटने के बाद जब अपना ध्यान लगाया जो पश्चिमी यूपी है और जो हिंदू स्थल हैं ख़ास करके गढ़वाल और हरिद्वार साइड के उस तरफ, तो उस समय क्या हुआ, दिल्ली के हत्याकांड की जो सूचना है वो जो जाट क्षेत्र आज हम जिसे जानते हैं वहाँ पहुँची, जिसमें कि पश्चिमी यूपी के क्षेत्र, हरियाणा के क्षेत्र, सहारनपुर के क्षेत्र, ये सब आते हैं। जब वहाँ पहुँची तो उस समय जो वहाँ के एक जाट राजा थे देवपाल, उन्होंने एक महापंचायत बुलाया। और ये कोई जातीय महापंचायत नहीं थे, इसमें सर्व बिरादरी, सर्व समाज का एक ये पंचायत उन्होंने बुलाया, जिसमें कि सारी सनातन बिरादरियां शामिल हुई, जिसमें कि जाट के अलावा गुर्जर, अही, ब्राह्मण, वाल्मीकि, राजपूत, हर तरह के हर समुदाय के सारे हिंदू समाज के लोग शामिल हुए उस महापंचायत में। और उन्होंने जो है तैमूर को सबक सिखाने का जो है एक तरह से निर्णय लिया। तो इसके लिए सबसे पहले युवाओं को एकत्र किया गया और जो वॉलंटियर थे यानी जो स्वेच्छा से इस सेना में शामिल होना चाहते थे उन युवाओं को भर्ती किया गया, जिसमें माना जाता है कि लगभग 80,000 युवाओं को भर्ती किया गया और उन्हें जो है प्रशिक्षित करने का काम शुरू हुआ। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो है अब तैमूर दिल्ली को लूटने के बाद या तो पश्चिमी या किसी दूसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा। और इस 80,000 सनातन सेना का नेतृत्व कर रहे थे वीर योगराज सिंह गुर्जर। इसके अलावा जो है एक 40,000 की महिला सेना भी खड़ी की गई,
जिस महिला सेना का नेतृत्व कर रही थी राम प्यारी गुर्जर। उसमें 40,000 वीरांगनाएं शामिल हुई। और जो है उसके अलावा एक 500 घुड़सवारों की जो है एक तरह से जासूसी टोही सेना बनाई गई, जिससे दिल्ली की तरफ भेजा गया कि अब तैमूर का अगला कदम क्या होगा, अब वो किस तरफ कूच करने वाला है। तो ये जो टोही सेना दिल्ली पहुंची और जो है उसने पता लगाया कि तैमूर की भारी भरकम लगभग 1 लाख की जो तैमूर की सेना है, अब वो उत्तर पश्चिम मतलब वो उत्तर पूर्व की तरफ यानी पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ रही है। और हो सकता है कि पश्चिमी यानी मेरठ की तरफ बढ़ रही है। तो इसके बाद जो है एक रणनीति के तहत जोगराज सिंह गुर्जर और उनके और लोकल कमांडरों ने ये डिसाइड किया कि दिल्ली से मेरठ सहारनपुर के बीच में जितने भी गांव हैं और आबादी बस्ती वाले क्षेत्र हैं उन्हें खाली करा लिया जाए। औरतों, बच्चों और बीमार लोगों को वहाँ से हटा लिया जाए। खाने पीने का सारा अनाज साथ लेके ये लोग वहाँ से हट जाएं, और जो अनाज साथ ले नहीं जा सकते उस अनाज के गोदाम में आग लगा दी जाए, ताकि जब तैमूर की सेना वहाँ पहुँचे तो उससे कोई आदमी वहाँ ना मिले, सिविलियन पॉपुलेशन ना मिले, और सबसे बड़ी बात अनाज ना मिले, क्योंकि ये उसी अनाज को लूट के आगे का अपना एक तरह से ईंधन की तरह उसे इस्तेमाल करते थे। तो इसी रणनीति के तहत सबसे पहले वहाँ के सिविलियन पॉपुलेशन को हटा लिया गया, गांव खाली करा लिए गए, और अनाज जो है लोग अपने साथ ले गए। जो अनाज साथ नहीं ले जा सकते उस अनाज को जला दिया गया। और उसके बाद जो है एक टुकड़ी इस सेना की वो खुद दिल्ली की तरफ आई, और जब तैमूर की सेना जो है मेरठ की तरफ बढ़ने के क्रम में जगह जगह कैंप गिरा के बैठे हुए थे दिल्ली और मेरठ के बीच में, सबसे पहले माना जाता है कि उसी जगह हमला हुआ। और ये हमला रात के समय हुआ, क्योंकि अब जोगराज सिंह गुर्जर ने आमने सामने भिड़ने के बजाय एक छापामार युद्ध का निर्णय लिया था, ताकि जो है जब अपनी हानि कम से कम हो सके। और कहते हैं कि ये जो रात में तैमूर के फौज के कैंप पे हमला हुआ, उसमें लगभग 9,000 तैमूर के फौजी वहीं काट डाले गए बैठे बिठाए। और उन्होंने जो है इस बात का मतलब उम्मीद नहीं किया था कि हम पे इस ढंग से हमला होगा। खैर, इससे तैमूर और बौखला गया और गुस्से में आके उसने जो है आगे कूच करने का फिर कुछ दिनों के बाद संभल के उसने प्रयास किया। जब वो आगे बढ़ा तो वो बदला लेने के लिए लोगों को ढूंढ रहे थे कि मारा जाए, काटा जाए और अपने मन की प्यास बुझाई जाए। लेकिन जो है सारे के सारे गांव, छोटे शहर जो भी उस रास्ते में थे वो सब खाली पड़े हुए थे, क्योंकि लोग पहले ही वहाँ से हट चुके थे। उन्हें कहीं अनाज नहीं मिल रहा था, क्योंकि बचे खुचे अनाज को लोगों ने जाने से पहले जला दिया था। इसी समय जो है जब वो मेरठ पहुंचे, उस समय अंततः जब तैमूर की सेना किसी तरह जब मेरठ के आसपास मेरठ क्षेत्र में पहुंची, तभी अचानक जो है जोगराज सिंह की एक 25-30 हज़ार की छापामार टुकड़े ने हमला किया, जिसमें कि काफ़ी बड़ी संख्या में तैमूर के फौजी हताहत हुए, क्योंकि उन्होंने इस हमले की उपेक्षा नहीं की थी। और ये हमला अचानक एक तरफ से होता था और चीरते हुए उसके तैमूर की सेना को दूसरी तरफ निकल जाता था, यानी वो फिर भाग जाते थे। आमने सामने टिक के लड़ने वाली कोई बात नहीं थी। ऐसे 2-3 हमले हुए, जिसमें से काफ़ी तितर बितर हो चुके थे और 15 से 20 हज़ार तैमूर के सैनिक फिर वहाँ मारे गए। और कहते हैं कि रात में, क्योंकि ये लड़ाई बस एक झटके में, समझ लीजिए एक तरफ से जैसे कि टिड्डियों का झुंड आता है उस ढंग से एक हिंदू सेनाओं का झुंड आता था, और जो है अचानक हमला करके कुछ लोगों को मार के वो दूसरी तरफ निकल जाता था, सामने टिक के लड़ता नहीं था। इस ढंग से जो है काफ़ी नुकसान सहने के बाद रात में जब विश्राम करने के लिए जहाँ तहाँ कैंप लगाया तैमूर की सेनाओं ने, उसमें फिर रात के समय जो वीरांगनाएं थी, यानी कि जो महिला सेना थी जिसका नेतृत्व राम प्यारी गुर्जर कर रही थी, उन्हें यह दायित्व दिया गया था कि रात में जब वो टेंट में आराम कर रहे हों उस समय उनके टेंट पे हमला करके उन्हें मारा जाए। और इन महिला सैनिकों ने यही किया, जगह जगह हमला करके रात में टेंट में सोते हुए, आराम करते हुए, अपना घाव सेकते हुए तैमूर के सैनिकों पर हमला किया। और उसमें से बहुत लोगों को कहते हैं कि गाजर मूली की तरह वो कट रहे थे, क्योंकि रात में वो तैयार नहीं थे लड़ने के लिए। इसके अलावा जो उनका बचा खुचा राशन था उसे लूट के उसमें आग लगाने का भी काम इन महिला सैनिकों का था। तो इस ढंग से फिर मेरठ क्षेत्र से अगले दिन सुबह तैमूर पलायन कर गया, और जो है वो जान बचा के, और या फिर यूँ कहिए कि बची खुची फौज के संग जान बचा के वहाँ से भागा, और आगे हरिद्वार पे हमला करने की उसकी योजना थी, क्योंकि हरिद्वार एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थान है।
फिर मेरठ से हरिद्वार के रास्ते में भी ना उसे किसी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, यानी कि ना ही कोई हिंदुओं की सेना उसके सामने आई और ना ही कोई सिविलियन पॉपुलेशन जिसमें कि गांव वगैरह उसे मिले जिससे वो लूटपाट कर सके। और फिर जैसे ही वो हरिद्वार के पास पहुंचा तो हरिद्वार के पहले जो जंगली और पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से फिर अचानक से हिंदू सेनाओं की ये टुकड़ी निकली जिसे हम महापंचायत की सेना भी कहते हैं, जिसमें सारी हिंदू बिरादरियाँ शामिल थी। वो अचानक ठीक हरिद्वार के पास जंगलों से निकल के, पहाड़ों से निकल के उसने फिर से एक बार हमला किया। और ये युद्ध इतना भीषण था जिसमें कि कहते हैं कि एक जोगराज सिंह गुर्जर के जो सेनापति थे हरवीर सिंह गुलिया ने सीधा आक्रमण करते हुए तिमूर पर पर्सनली, यानी कि सीधा तिमूर पे धावा बोला। तिमूर अपने कुछ सहयोगियों के साथ हमेशा एक घेरे में चलता था। उस पर लगभग 20,000 सैनिकों के साथ हरवीर सिंह गुलिया ने धावा बोला और उसके पर्सनल इनर रिंग यानी घेरे को तोड़ते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल भाला से जो है उस पर हमला किया और उसके छाती में भाला भोंक दिया था, जिसमें कि तिमूर बुरी तरह से घायल हो गया और वो घोड़े से गिर पड़ा। हालांकि उसके किसी उज़्बेक सरदार ने उसे वहाँ से बचा के युद्ध भूमि से निकाला, लेकिन इस आक्रमण में हरवीर सिंह गुलिया वीर गति को प्राप्त हुए क्योंकि वो उसके इनर रिंग यानी घेरे के अंदर घुस के उन्होंने हमला किया था। इसलिए जो है वो 20,000 सैनिकों सहित इसमें मारे गए। और इसके बाद जो है चूँकि अब तिमूर खुद भी घायल हो गया था और शायद ऐसा लगा कि वो शायद मर गया है, लेकिन किसी तरह से उस समय वो जिंदा बच गया। और इसके बाद उसने भारत में आगे अभियान चलाने का मंसूबा छोड़ दिया और कहते हैं कि फिर वो पंजाब की तरफ भागा। इसके पीछे पीछे जो है जोगराज सिंह गुर्जर की सेना ने उसका पीछा किया, उसे दौड़ाया और अंबाला के आगे तक उसका पीछा करते रहे। जब वो अंबाला पार कर गया तब इन्होंने उसका पीछा छोड़ दिया। फिर वो अंबाला के रास्ते भाग के जो है आगे हिंदुस्तान के बॉर्डर के बाहर चला गया। और कहते हैं कि उसी घाव से अगले 3-4 साल के बाद यानी 1404 या 5 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो ये भी एक कहानी है जो कि तिमूर लंगड़े या तिमूर लंग के साथ जो है जुड़ी हुई है, जो कि इतना डिटेल में लिखा गया है अलग अलग इतिहासकारों द्वारा। यदि आप गुर्जर या जाट इतिहासकारों से अगर आप मिलेंगे या गुर्जर या जाट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है, उन लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये जो है जितने नाम हमने गिनाए, जोगराज सिंह गुर्जर, राम प्यारे गुर्जर, इनकी कथाएं आज भी चलती हैं इस पूरे क्षेत्र में, जो कि हमसे छुपाया गया था। तो बहरहाल ये एक इतिहास की छोटी सी घटना थी जो कि हमने सोचा कि हम आपके सामने लेके आएँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि भारत का इतिहास अंतहीन है। आप जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाते हैं कोई ना कोई ऐसी बहुत सी विषय जो है जो कि अभी भी अनसुनी है या उस पर आधी सच्चाई बताई गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में, चर्चा करेंगे इतिहास के किसी और विषय पे या किसी और करंट अफेयर पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।